1995 में मैंने वहाँ गवर्नमेंट का जॉब शुरू किया। 2075 मेरी सैलरी की स्टार्टिंग। तो मेरा सीनियर तो छोड़ दो, मेरे जूनियर ने 25 लाख का घर बना लिया। सीनियर नहीं, जूनियर ने। और मैं 6x10 के किराए के रूम में, ऊपर लोहे का टीन सेट डला हुआ। तो वो गर्मियों में तो गर्म होता ही था, लेकिन वो ठंड में दूसरे लोगों से ज्यादा ठंडा होता था। 26 जुलाई 2002, आदमी उस डेट को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ बता रहा था। तुम्हारा नेचर है सच बोलने का और लोगों की मदद करने का। एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें तुम सच बोलकर। मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद में हुआ, किसान परिवार में हुआ। मेरे दादाजी फार्मर थे, मेरे फादर फार्मर थे। मेरे दादाजी अकेले थे, परदादाजी भी अकेले थे, मेरे पिताजी भी अकेले थे। उनके हम 4 बच्चे हुए। तो मेरे पिताजी को पॉलिटिक्स का बहुत शौक था। तो मेरे दादाजी बहुत गुस्सा करते थे, बेटा तू अकेला लड़का है, 100 बीघा जमीन है, खेती कौन करेगा? तू राजनीति में घूमता है, चल मेरा एक बच्चा और होता वो खेती कर लेता, तेरे बच्चों को पालेगा कौन? लेकिन वो सुनते नहीं थे। इतना शौकीन व्यक्ति मैंने पॉलिटिक्स में आज तक नहीं देखा। मतलब धान गेहूं अगर कटे पड़े हैं खेत में और बारिश हो रही है तो उनको धान और गेहूं की चिंता नहीं थी, वो पॉलिटिक्स में घुसते हैं। अब इसका कोई पैमाना नहीं है कि कितने इंटरेस्टेड थे वो पॉलिटिक्स में। मैं एक लाइन में समझाऊं आपको कितना इंटरेस्ट था उनको। वो प्रधान थे गांव के, यू नो प्रधान, यूपी में प्रधान बोलते हैं, शायद यहाँ मुखिया बोलते हैं, पद बराबर है, लैंग्वेज डिफरेंट है। एक बार वो मुखिया का चुनाव हार गए 4 वोट से। तो लखनऊ गए, 10 दिन वहां रहे, 6 वोट से जीत कर आ गए। कितना इंटरेस्ट होगा। तो एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, सर ऐसे कैसे जीत गए? मैंने कहा इसी को राजनीति बोलते हैं। इसी को तो राजनीति बोलते हैं। तो कुछ समय पहले सूरत में एक सीनियर थे राजकुमार जी की तरह, उन्होंने कहा सर ये फिर भी कैसे हो गया होगा? तो जो मेरा अपना मानना है, उस समय मैं छोटा था, मैंने कहा जाकर उन्होंने कहा होगा भाई रिकाउंटिंग कराओ। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा रिकाउंटिंग इजी कोई है, कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा इस साल के 20 बीघे जमीन की इनकम तुम्हारे नाम। तो फिर उसने कहा अगर 10 बीघे की और दे दो तो रिकाउंटिंग क्या वोट भी बढ़ सकते हैं। और मेरे दादाजी बोलते थे गांव वालों को, ये रियल में हारा है, क्योंकि वो इंसान बहुत सच्चे थे। वही मेरे अंदर रहा। वो एक ही बात गांव वालों को बोलते थे राजकुमारियों पर, ये रियल में हारा है, बस जीत कर आया। ये हारा रियल में है लेकिन ये जीत कर आया। उस घर में मेरा जन्म हुआ। तो मेरे को याद है मैं लगभग 6.5 साल का था उस समय, लगभग, एग्जैक्ट एज तो याद नहीं है मेरे को। तो मेरे को स्कूल ले जाया गया पिताजी के द्वारा। उस समय बहुत छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। और जाके उन्होंने हेड मास्टर साहब को कहा, उस समय प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, हेड मास्टर हुआ करते थे। बोले ये मेरा बच्चा, इसको पढ़ाओ, पढ़ने में ठीक ठाक हो तो इसको हर साल क्लास चेंज कराना। अगर ये तुम्हें पढ़ने में कभी कमजोर लगे किसी साल तो 1 साल इसको उसी क्लास में और रखना। और आखिरी में बोल के मैं इस गांव का मुखिया हूं। इनडायरेक्ट उनका कहने का मतलब था स्कूल पढ़े ना पढ़े, ये बच्चे को पढ़ाना है। तो उन हेडमास्टर साहब को शायद वो बात अच्छी लगी पिताजी की, तो उन्होंने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। और 18 साल के बाद उन्होंने गांव में खबर भिजवाई मुखिया जी को भेजना, यानी मेरे पिताजी को, और बुलाकर कहा या तो इस बच्चे को आप यहां से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहां से ले जाए। ये बात पिताजी को अच्छी नहीं लगी, उनको गुस्सा भी आया। बोले नहीं आपको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है, इस नालायक को मैं ले जा रहा हूँ। वहाँ मेरा पढ़ाई का करियर खत्म हो गया।
तो आदमी जहाँ जन्मता है उसको वहाँ छोटा काम करने में शर्म महसूस होती है। तो मेरी माँ ने कहा बेटा तू यहाँ कोई काम कर नहीं पाएगा, यूपी गवर्नमेंट तेरे को जॉब नहीं देगी, तो तू एक काम कर, शहर बदल ले या राज्य बदल ले। और मैं 1995 में एमपी चला गया, रतलाम। और मैं एमपी गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ इस बात का कि वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को 2075 रुपये का जॉब दिया। उस जॉब को मैं कर ही रहा था। 26 जुलाई 2002 को एक आदमी ऑफिस में इंटर होता है मेरे, और मैं देखता रहा। 30-35 मिनट के बाद जब मैं पहुंचा तो वो मेरे बॉस को प्लान दिखा रहा था आरसीएम का। और आप जानते हो बॉस के सामने आप ज्यादा बोल नहीं सकते। तो मेरे बॉस ने चंद सेकंड मेरे को देखा और मेरे को यह भी नहीं कहा तू भी समझ ले या तू भी बैठ जा। वो चुपचाप इस प्लान को देखते रहे आरसीएम के। 35 मिनट के बाद उस व्यक्ति ने मेरे बॉस को पूछा यू आर इंटरेस्टेड? तो मेरे बॉस का जवाब था आई एम नो इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता, ये फालतू लोगों के काम है और आप जा सकते हो। तो मेरे को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैं यूपी से था, थोड़ा संस्कारित परिवार से था। मैंने कहा सर पानी का तो पूछना था उसको, पानी तो पिलाते, चाय का भी पूछना चाहिए था। आपको नहीं करना काम, ठीक है, उसने 35 मिनट मेहनत की आपके साथ और आपने एक लाइन में दे दिया जा सकते हो। मैंने कहा काम बुरा नहीं है, आपने समझा नहीं, काम तो बुरा नहीं है, इसमें पैसिव इनकम है, सुरक्षा है। बोले तू तेरा काम कर। मैंने कहा वो तो मैं रोज ही करता हूं, आज भी करूंगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं इसको क्यों नहीं किया जा सकता? बोले मैंने तेरे को कहा तेरा काम कर। मैंने कहा सर देखो आप मेरे बॉस हो, सीनियर हो, उम्र में ज्यादा हो, जिंदगी का अनुभव ज्यादा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस काम को किस तरह के लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने मेरे को 6 जवाब दिए, बड़े ध्यान से सुनना। पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। सेकंड, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। समझ गया? ये इनडायरेक्ट मेरी इंसल्ट थी और मैंने उनको कहा मैं करूंगा। बोले करेगा? हाँ मैं करूंगा। कब करेगा? मैंने कहा मैं आज ही करूंगा। क्यों? मैंने कहा उस व्यक्ति ने ये बात अच्छी बताई, पहले आओ पहले पाओ। आज आओगे नंबर यहां लग जाएगा, फिर आओगे बाद में लगता लगता बहुत लेट हो जाएगा। तो बोले आज ही लगवाएगा नंबर? मैंने कहा मैं आज ही लगवाऊंगा। बोले तेरे को पता है ज्वाइनिंग कितने रुपए की है? मैंने कहा उसने बताया था 1480 का कपड़ा, 20 की बुक, 1500 रुपए। बोले तेरी सैलरी कितनी है? मैंने कहा 2075। बोले बची है? मैंने कहा कल खत्म हो गई। बोले फिर कहां से लाएगा? मैंने कहा मैं कहीं से भी लाऊं, आपसे नहीं मांगूंगा। कहीं से भी लाऊंगा पर मैं आपसे नहीं मांगूंगा। और मैंने उसी दिन ज्वाइन किया। आश्चर्य इस बात का है 4 साल पहले वो भी ज्वाइन हुए। कब? 4 साल पहले। और मेरे 17 साल के बाद वो भी ज्वाइन हुए। अभी रॉयल्टी पर है, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है जो उस दिन मैंने उनकी आंखों में देखा। वो रो पड़े। मैंने जिंदगी में पहली बार, बहुत कठोर व्यक्ति हैं, पहली बार रोते हुए देखा उनको। उनकी आंख से आंसू आ गए। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे सीनियर है, आज भी मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। आज भी वो मेरे को दिनेश ही बोलते हैं, मैं उनको सर ही बोलता हूँ। वो रो पड़े, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा शायद इनको बुरा लग गया। मैंने माफी भी मांगी उनसे। मैंने कहा सर मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो गई मेरे से, नहीं बोलना चाहिए था मेरे को ऐसा। लेकिन मैं फिल्मों में बोल गया, मेरे को मेरी पुरानी कहानी याद आ गई।
बोले दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया? मैं इसलिए रो पड़ा कि मेरा लगभग एक बच्चा 9 साल का और एक 11 साल का है। जब ये बड़े होंगे और इनको समझ आएगी तो ये मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे, पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाई थे, जॉब में यानी सीनियर अप्लाई, तो जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाई थे, फिर आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाई कैसे बन गया? क्योंकि आज भी बहुत लोग आरसीएम को टाइम पास कर रहे हैं, सीरियस ही नहीं है। yes. आपको क्या लगता है ये जवाब आपको भी आने वाली पीढ़ी को देना पड़ेगा? मैंने कहा बात तो सही है आपकी, पूछेंगे तो बोले जवाब भी तो देना पड़ेगा। मैंने कहा तो जवाब देना, आप आपके बच्चे हैं। बोले क्या दूं? मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे वो देना। बोले दिनेश तुम्हें आरसीएम का अनुभव मेरे से ज्यादा है, 17 साल का, तुम बताओ मेरे को क्या जवाब देना चाहिए? तो मैंने उनको कहा सर मेरे को एक ही जवाब अच्छा लगता है, एक लाइन में कह देना उस समय मेरे को अकल नहीं थी। सिंपल। उन्होंने कहा जवाब तो अच्छा है, पर वो दोबारा ये भी तो पूछ सकते हैं उस समय नहीं थी तो बाद में कैसे आई, और 17 साल बाद आ गई तो उस समय क्यों नहीं आई? बहुत सोचने का विषय है। जो लोग आज भी आरसीएम के प्रति सीरियस नहीं है, ये जवाब आपको भी देना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को। क्योंकि 10-15 साल बाद आपके पड़ोसी के पास 10 करोड़ का बंगला, 1-1 करोड़ की 5 कारें उसके बंगले में खड़ी हुई होंगी, तो आपका भी बच्चा पूछेगा पापा ये भी आरसीएम में है? हाँ आपने भी तो किया था। हाँ तो हमारा क्या हुआ? आपको क्या हो गया था उस टाइम? जवाब देने के लिए तैयार रहना। मेरा शायद आरसीएम करने का ये बहुत फास्ट कारण था मेरी पत्नी। बात है सच्ची लेकिन कड़वी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहूं। इस भारत में आज भी 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती है। इच्छा से नहीं, मजबूरी। 80% ये सर्वे एजेंसियों का भारत का। अब प्रश्न आता है रह क्यों रही है? भारत के संस्कारों में पली है। क्योंकि जब एक बेटी की शादी होती है, देखना माता पिता बार बार उस बेटी को एक ही बात बोलते हैं, बेटा कुछ भी हो रहना वहीं है, बेटा कुछ भी हो रहना वहीं है, एडजस्ट करना। तेरी ननद है, कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। देवर है, उसकी शादी हो जाएगी, परिवार अलग हो जाएगा, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी, थोड़ा दिन बस रहना वहीं है। इसलिए रहती है। अगर शादी के टाइम उसको ऑप्शन दे दिया जाता कि जब तक अच्छा लगे रहना, क्या लगता है आपको? आप में 60% लोग सिंगल होते हैं। 60%। ये बात मेरे को बहुत तकलीफ देती थी। मेरी पत्नी मेरे को महीने में 20-22 बार, उसका फिक्स एक कोटेशन था, वो एक ही बात बोलती थी, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। ये बात सुनना कभी पत्नी के मुंह, बहुत सुकून मिलता है, सुनना तो सही है। कैसी लगती है ये लाइफ? दर्दनाक। और ये सुनने को सबको मिलती है, बस फर्क ये है किसी को 2-3